अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अयाज एंड वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ए के मेडिकल हब। सो हमारा आज का टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर हुआ कैसे? अच्छा, तो 22 ईयर्स ओल्ड स्विस फिजिशियन एंड केमिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिच। तो जो फ्रेडरिच है वो पस सेल्स पर स्टडी कर रहा था। किस पर? पस सेल्स पर। तो वहाँ से इसने एक सब्सटेंस को आइसोलेट किया। कहाँ से आइसोलेट किया? फ्रॉम द न्यूक्लियर ऑफ पस सेल्स। ठीक है, पस सेल्स इनके न्यूक्लियस से, इनके न्यूक्लियाई से। ओके, तो जो सब्सटेंस इस फ्रेडरिच ने आइसोलेट किया तो वो काफ़ी डिफरेंट था फ्रॉम अदर बायोमोलिक्यूल्स। तो उसका जो नेम है वो रखा गया न्यूक्लियन। ओके, फिर कुछ टाइम बाद ये पता चला कि ये जो न्यूक्लियन है, ये जो सब्सटेंस है, इसके पास एसिडिक प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, इसके पास जो है एसिडिक प्रॉपर्टीज़ मौजूद थी। फिर इसी वजह से इसका जो नेम है वो न्यूक्लिक एसिड रखा गया, न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, ये जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो पॉलीमर्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। ठीक है, तो वी कैन से दैट न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ओके, सो न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। किसकी? न्यूक्लियोटाइड्स की। न्यूक्लिक एसिड जो कि न्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स होते हैं इन न्यूक्लियोटाइड्स के। वी कैन आल्सो से दैट न्यूक्लियोटाइड इज बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड इज बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ओके, न्यूक्लिक एसिड, या हम ये भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है इस न्यूक्लिक एसिड का। सो वी कैन आल्सो से दैट न्यूक्लियोटाइड इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, जो न्यूक्लिक एसिड है वो दो स्टेट्स में पाया जाता है, या तो वो फ्री स्टेट में मिलेगा या फिर बाउंड स्टेट में। ओके, या वो फ्री स्टेट में होगा या फिर बाउंड स्टेट में होगा। बाउंड स्टेट में कैसे होगा? एज ए न्यूक्लियोप्रोटीन। सो ये एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है जिसमें न्यूक्लिक एसिड होता है, उसके साथ साथ प्रोटीन भी होता है, जैसे हिस्टोन प्रोटीन्स हमारे डीएनए में होते हैं ना। और न्यूक्लिक एसिड के दो टाइप्स होते हैं, या तो वो डीएनए में होगा, डीएनए, या फिर वो आरएनए में होगा। ओके, डीएनए मीन्स डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए मीन्स राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, डीएनए इज फाउंड इन क्रोमेटिन ऑफ सेल न्यूक्लियस। डीएनए जो है वो सेल न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है, सेल न्यूक्लियस में मिलता है डीएनए। और जो आरएनए है वो 90% सेल साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, सेल की साइटोप्लाज्म में होता है। और 10% आरएनए जो है वो न्यूक्लियोलस में होता है। ओके, न्यूक्लियोलस में मौजूद होता है। 90% जो आरएनए है वो सेल की साइटोप्लाज्म में होता है, और जो 10% आरएनए है वो सेल के न्यूक्लियोलस में होता है। ओके, एज वी नो कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। सो न्यूक्लियोटाइड भी एक मॉलिक्यूल है जिसके पास एक पेंटोज शुगर मौजूद होती है, पेंटोज शुगर, जो कि 5 कार्बन कंटेन करती है। ओके, और न्यूक्लियोटाइड के पास एक फॉस्फोरिक एसिड भी मौजूद होता है, फॉस्फोरिक एसिड। और न्यूक्लियोटाइड के पास एक नाइट्रोजीनियस बेस भी मौजूद होता है, 1 नाइट्रोजीनियस बेस। नाइट्रोजीनियस बेस जो कि ऑर्गेनिक बेस है, इट इज़ ऑर्गेनिक बेस। और ये नाइट्रोजीनियस बेस हर न्यूक्लियोटाइड में वेरिएबल होता है, इट इज़ वेरिएबल। अच्छा, पेंटोज शुगर जो कि न्यूक्लियोटाइड में मौजूद होती है, या तो वो राइबोज की शक्ल में होगी या तो फिर वो डीऑक्सी राइबोज होगी। ओके, राइबोज जिसका फार्मूला है C5H10 एंड O5, एंड डीऑक्सी जिसका फार्मूला है C5H10 एंड O4। डीऑक्सी भी इसी को शो करा है कि इसमें एक ऑक्सीजन कम होगी। जो राइबोज शुगर होती है वो आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स में मौजूद होती है। ठीक है, सो राइबोज शुगर इज फाउंड इन आरएनए न्यूक्लियोटाइड। और जो डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है वो डीएनए न्यूक्लियोटाइड में मौजूद होती है। ओके, सो इट इज फाउंड इन डीएनए न्यूक्लियोटाइड। एंड पेंटोज शुगर जो है वो बिहेव करती है एज अ बेसिक स्केलेटन। ओके, सो इट बिहेव एज अ बेसिक स्केलेटन। अच्छा, ये स्ट्रक्चर है एक न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल का जिसमें एक पेंटोज शुगर होती है। ये जो है पेंटोज की शुगर है जिसमें कार्बन के 5 मौजूद होते हैं। ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, कार्बन 1, कार्बन 2, 3, 4 एंड 5 जो है यहाँ पर होता है। पेंटोज शुगर का जो फर्स्ट कार्बन है उसके साथ ऑर्गेनिक बेस यानी कि नाइट्रोजीनियस बेस कंबाइंड होगा। ठीक है, ऑर्गेनिक बेस जो कि नाइट्रोजीनियस बेस कहलाता है।
नाइट्रोजीनियस बेस, ठीक है। और पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 5 यानी कि जो पेंटोज शुगर का 5th कार्बन है उस पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। सो दैट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब बात करते हैं नाइट्रोजीनियस बेस की। नाइट्रोजीनियस बेस जो है वो वेरिएबल है, वो हर न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंट हो सकता है, ओके। सो अगर नाइट्रोजीनियस बेस डिफरेंट होंगे तो न्यूक्लियोटाइड्स भी डिफरेंट ही हो जाएंगे, आप याद रखिएगा, ओके। नाइट्रोजीनियस बेस 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्यूरिन्स होते हैं और दूसरे पायरिमिडीन्स होते हैं। तो हम बात कर रहे थे नाइट्रोजीनियस बेसिस के बारे में। सो नाइट्रोजीनियस बेसिस के 2 टाइप्स होते हैं, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स। पायरिमिडीन्स, ओके। प्यूरिन्स जो कि डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चर, और पायरिमिडीन्स जो कि सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, सो नाइट्रोजीनियस बेसिस के 2 टाइप्स होते हैं, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स जो कि डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं एंड पायरिमिडीन्स जो कि सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो प्यूरिन्स हैं? वो हैं एडेनिन एंड ग्वानिन, एडेनिन एंड ग्वानिन, ओके। सो दीज आर प्यूरिन्स। और पायरिमिडीन्स में आते हैं साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल, ओके। एडेनिन और ग्वानिन ये दोनों ही प्यूरिन्स हैं जिनके स्ट्रक्चर में डबल रिंग मौजूद होती है, और साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल जो कि पायरिमिडीन्स के स्ट्रक्चरल फार्मूला में सिंगल रिंग मौजूद होती है, ओके। ये दोनों डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर जो कि प्यूरिन्स के हैं और ये तीनों सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर जो कि पायरिमिडीन्स के हैं। ये डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर एडेनिन का है, एडेनिन। ये डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर जो कि ग्वानिन का है, ओके, ग्वानिन। ये दोनों ही आपने याद रखना है कि जो प्यूरिन्स होते हैं वो ऑलवेज डबल रिंग स्ट्रक्चर होंगे और जो पायरिमिडीन्स होंगे वो ऑलवेज सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होंगे, ओके। और हम एडेनिन को शो करते हैं एज अ कैपिटल ए और ग्वानिन को शो करेंगे एज अ कैपिटल जी। और ये जो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है ये है साइटोसिन का, साइटोसिन, जिसको शो करेंगे हम सी से, कैपिटल सी। और ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर जो कि थायमिन का है, ओके, इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ थायमिन, जिसको शो करेंगे हम कैपिटल टी के साथ। और थायमिन जो कि डीएनए में प्रेजेंट होता है, इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन आरएनए, ओके। और ये स्ट्रक्चर है यूरेसिल का, यूरेसिल, जिसको कैपिटल यू से हम शो करते हैं। और यूरेसिल जो है वो प्रेजेंट होता है आरएनए में, नॉट इन डीएनए, ओके। जो न्यूक्लियोटाइड है वो 2 स्टेप्स में फॉर्म होता है। फर्स्ट स्टेप में जो नाइट्रोजीनियस बेस है, नाइट्रोजीनियस बेस, वो कंबाइन होगा पेंटोज शुगर के साथ। तो जब नाइट्रोजीनियस बेस इस पेंटोज शुगर के साथ कंबाइन होगा तो वहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो जाता है जो कि कहलाता है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, नॉट न्यूक्लियोटाइड, ओके। अच्छा, एक और सवाल हमारे माइंड में आता है कि जो नाइट्रोजीनियस बेस है वो पेंटोज शुगर के कौन से कार्बन पर अटैच होगा? जो नाइट्रोजीनियस बेस है वो पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 पर अटैच होगा, ओके। अब देखें, ये मैंने पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है जिसके पास 5 कार्बन के एटम्स हैं, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, और जो 5th कार्बन होगा वो यहाँ पर होगा। अब होगा कुछ यूँ कि यहाँ पर नाइट्रोजीनियस बेस का मॉलिक्यूल आएगा। देखें, नाइट्रोजीनियस बेस का मॉलिक्यूल आ गया, तो फिर नाइट्रोजीनियस बेस का जो मॉलिक्यूल होगा वो पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच होगा यूँ। तो फिर जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो कहलाएगा न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, ओके, ये याद रखिएगा। इसके बाद जो है सेकंड स्टेप होगा। सेकंड स्टेप में ये होगा कि जो फॉस्फोरिक एसिड है वो कंबाइन होगा, पेंटोज शुगर है उससे कनेक्ट होगा। कौन सी जगह पर कनेक्ट होगा? पेंटोज शुगर का जो कार्बन नंबर 5 है वहाँ पर ये अटैच होगा। सेकंड स्टेप में जो फॉस्फोरिक एसिड है वो कंबाइन होगा पेंटोज शुगर के साथ। कहाँ पर कंबाइन होगा? 5 कार्बन पर, ठीक है। पेंटोज शुगर का जो कार्बन नंबर 5 होगा वहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड ये कंबाइन होगा जाकर, और जो मॉलिक्यूल होगा वो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, ओके, नॉट न्यूक्लियोसाइड। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि जब फॉस्फोरिक एसिड न्यूक्लियोसाइड से अटैच होगा, जब न्यूक्लियोसाइड से जाकर कंबाइन होगा तो वो बना देगा न्यूक्लियोटाइड, ओके, न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, आप देखें ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोसाइड का जिसमें पेंटोज शुगर है जो कि कनेक्टेड है नाइट्रोजीनियस बेस के साथ, और नाइट्रोजीनियस बेस इस पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 पर अटैच है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में होगा कुछ यूँ कि यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड आएगा जो कि अटैच होगा पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 5 के साथ, ओके। फिर जो ये पूरा स्ट्रक्चर है वो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, ओके। आपने ये याद रखना है कि जब नाइट्रोजीनियस बेस और पेंटोज शुगर आपस में कंबाइन होंगे तो न्यूक्लियोसाइड प्रोड्यूस होगा, न्यूक्लियोसाइड। और जब नाइट्रोजीनियस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड कंबाइन होंगे, दोनों ही मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे और एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेंगे तो वो न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा, ओके। तो ये फर्क है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में इस फॉस्फोरिक एसिड का। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं ये फॉर्मेशन कैसे होती है न्यूक्लियोटाइड की। तो न्यूक्लियोटाइड जो
2 स्टेप्स में बनता है। फर्स्ट स्टेप में नाइट्रोजीनियस बेस कंबाइन होगा पेंटोज शुगर के साथ। पेंटोज शुगर का जो कार्बन नंबर 1 है वहां पर नाइट्रोजीनियस बेस ये जाकर अटैच होगा और बना देगा न्यूक्लियोसाइड। और सेकंड स्टेप में जो फॉस्फोरिक एसिड है वो इस पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 5 के साथ जाकर अटैच होगा और फिर न्यूक्लियोटाइड बना देगा। ठीक है, यहाँ हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फॉस्फोरिक एसिड जाकर न्यूक्लियोसाइड के साथ अटैच होगा और न्यूक्लियोटाइड बना देगा। अच्छा, तो न्यूक्लिक एसिड के 3 टाइप्स होते हैं, मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मोनोन्यूक्लियोटाइड मोनो शो कर रहा है 1 को, तो मोनोन्यूक्लियोटाइड में सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड मौजूद होगा। डाइन्यूक्लियोटाइड डाई शो करता है 2 को, तो डाइन्यूक्लियोटाइड में 2 न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होंगे। और पॉली शो करता है मेनी को, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होंगे। तो न्यूक्लिक एसिड की फर्स्ट टाइप है मोनोन्यूक्लियोटाइड। जनरली हमें पता है कि न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं इस न्यूक्लिक एसिड में एज ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड, बट दे आर आल्सो फाउंड मोनोन्यूक्लियोटाइड एज वेल एज डाइन्यूक्लियोटाइड। जो मोनोन्यूक्लियोटाइड है वो ना तो डीएनए का पार्ट होते हैं ना ही आरएनए का पार्ट होते हैं। सो मोनोन्यूक्लियोटाइड्स आर नॉट द पार्ट ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ओके, मोनोन्यूक्लियोटाइड जो कि सिंगली एग्जिस्ट करते हैं सेल में, एग्जिस्ट सिंगली इन अ सेल। ओके, एंड सम ऑफ दीज हैव एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप, जैसे कि एटीपी। एटीपी में एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप मौजूद है। सो एटीपी जो है वो एग्जाम्पल है इस मोनोन्यूक्लियोटाइड का। एटीपी जो कि अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, इट इज़ अनस्टेबल मॉलिक्यूल, और एटीपी कैरी करता है एनर्जी को, कैरीज एनर्जी। ओके, सो एटीपी इट इज़ अनस्टेबल मॉलिक्यूल एंड इट आल्सो कैरीज एनर्जी। एज वी नो कि जब एडीपी उसके साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच होता है तो फिर एटीपी प्रोड्यूस होती है। अच्छा, एडीपी के साथ जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच किया जाएगा तो यहाँ पर एनर्जी कंज्यूम होगी। कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है? 7.3 कैलोरी पर मोल। ओके, तो ये एनर्जी प्रोवाइड करके एडीपी को कंबाइन किया जाता है इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप के साथ। एनर्जी जो है ये इनमें स्टोर हो जाती है और ये एनर्जी काफ़ी मेटाबॉलिज्म में काम लाई जाती है, जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस में काम आती है ये एनर्जी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी में काम आती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में काम आती है, सेल डिवीजन में भी काम आती है ये एनर्जी, एंड फ्लैजिला मूवमेंट में भी ये एनर्जी काम आती है, एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यही एटीपी की एनर्जी काम आती है। ओके, हमें ये तो पता चल गया कि एटीपी बनती कैसे है, बट एटीपी के अंदर क्या क्या मौजूद है अब ये देखते हैं। सो एटीपी इट इज़ कंसिस्ट ऑफ एडिनोसाइन। ओके, अब एडिनोसाइन में क्या क्या आ जाता है? एक तो एडेनिन आ जाता है, राइबोज शुगर एंड 3 फॉस्फेट ग्रुप्स। ओके, अब थोड़ा बहुत इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, इसके स्ट्रक्चर से समझते हैं। अब देखें, ये राइबोज शुगर है, कार्बन नंबर 1 पर ये एडेनिन अटैच होगी, एडेनिन जो कि नाइट्रोजीनियस बेस है। कौन सा? प्यूरिन। ओके, उसके बाद जो है इस राइबोज शुगर के कार्बन नंबर 5 पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच होंगे। कितने अटैच होंगे? 3 अटैच होंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। जब फर्स्ट फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा तो ये कहलाएगी AMP। ओके, और फिर जो है सेकंड फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, फिर ये कहलाएगा ADP। उसके बाद जो है थर्ड फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, फिर ये कहलाएगी लास्ट में ATP। ठीक है, ATP it is the example of mononucleotide which is the type of this nucleic acid. Now we are moving to dinucleotide. डाइन्यूक्लियोटाइड भी एक टाइप है न्यूक्लिक एसिड की, जिसमें 2 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ज्वाइंट होते हैं बाय कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, फॉर एग्जांपल ये एक न्यूक्लियोटाइड है और दूसरा ये न्यूक्लियोटाइड है, तो ये दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइंट होंगे बाय कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, सो ये सारा जो है फिर डाइन्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। डाइन्यूक्लियोटाइड, द वेल नोन डाइन्यूक्लियोटाइड इज NAD। ओके, जिसका फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। NAD में 2 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ज्वाइंट होते हैं एक दूसरे के फॉस्फेट ग्रुप्स के साथ। अच्छा, ये देखें, ये मैंने 2 न्यूक्लियोटाइड्स बनाए हैं। अब होगा कुछ यूँ कि ये 2 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ज्वाइंट होंगे, ठीक है, आपस में अटैच होंगे, तो ये जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप है ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा इस सेकंड न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप के साथ। ओके, तो फिर जो ये सारा स्ट्रक्चर है ये डाइन्यूक्लियोटाइड कहलाएगा।
जिसका जो NAD एग्जाम्पल कहलाता है। अच्छा, जो निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है वो असल में एक कोएंजाइम है। इट इज़ कोएंजाइम। कोएंजाइम्स जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, दीज आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और ये नॉन प्रोटीन पोर्शन होता है। ओके, सो दीज आर नॉन प्रोटीन इन नेचर। कोएंजाइम्स जो कि बाइंड होते हैं एंजाइम्स के साथ, एंड वी नो दैट एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन इन नेचर हैं। एंड आल्सो रिमेंबर कि NAD जो है वो रिड्यूस भी होता है इनटू NADH। सो दिस इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ NADH। कैसे NAD जो है वो रिड्यूस होगा इस NADH में? अब देखें, NAD जो है वो रिमूव कर देगा 2 हाइड्रोजन के एटम्स फ्रॉम इट्स सबस्ट्रेट। इट रिमूव्स 2 हाइड्रोजन एटम्स। अब जो 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए तो उनमें से जो एक हाइड्रोजन होगा वो इस NAD को रिड्यूस करेगा, और रिड्यूस करके इस NADH रिड्यूस्ड फॉर्म में चेंज कर देगा। ओके, पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो कि लास्ट और इम्पोर्टेंट टाइप है न्यूक्लिक एसिड का। अच्छा, पॉली शो करता है मेनी को। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स यानी जिसमें अनकाउंटेबल न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हों, बोथ RNA एंड DNA, दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं। इनके पास लॉन्ग चेन होती है न्यूक्लियोटाइड्स की, ऐसे अनकाउंटेबल चेन होगी। किसकी चेन होगी? वो न्यूक्लियोटाइड्स की चेन होगी। अच्छा, RNA के पास सिंगल चेन होगी न्यूक्लियोटाइड्स की, फॉर एग्जांपल ऐसे, और DNA के पास डबल चेन होती है न्यूक्लियोटाइड्स की, जो कि रन करती है एंटी पैरेलल। फॉर एग्जांपल एक इस तरफ रन कर, एक इस तरफ जाएगी तो दूसरी इस तरफ आएगी। ओके, RNA में सिर्फ एक ही चेन होती है न्यूक्लियोटाइड्स की, और DNA में 2 चेन्स होती हैं न्यूक्लियोटाइड्स की, जो कि एंटी पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। एक फॉर एग्जांपल एक इस साइड जाएगी तो दूसरी इस साइड आएगी। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, हर बात आपको मैं समझाऊंगा, बस आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। ओके, तो पहले हम ये देखते हैं कि RNA में न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस कैसे बनती है। तो मैंने अभी ये न्यूक्लियोटाइड्स कुछ ड्रॉ किए हैं आपको समझाने के लिए। तो RNA में होगा कुछ यूं कि ये जो फॉस्फेट ग्रुप है एक न्यूक्लियोटाइड का, ये जाकर दूसरे न्यूक्लियोटाइड की पेंटोज शुगर के साथ अटैच होगा। ठीक है, तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप है दूसरे न्यूक्लियोटाइड की जो पेंटोज शुगर है जिसका कार्बन नंबर 3 होगा, उस पर जाकर ये अटैच होगा। फिर ये जो फॉस्फेट है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच होगा। ओके, तो ऐसे ही ये सीक्वेंस बनती ही जाएगी। ओके, सो फॉस्फेट जो ग्रुप होगा एक न्यूक्लियोटाइड का, वो ज्वाइन होगा दूसरे न्यूक्लियोटाइड की पेंटोज शुगर के साथ, कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच होगा। ओके, ये याद रखिएगा आप, सवाल काफ़ी सारे इस पर भी आते हैं। अच्छा, जो RNA में नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें ग्वानिन है, साइटोसिन और एडेनिन, ये साइड टू साइड स्टिक आउट करते हैं, यानी कि ये साइड में पड़े रहते हैं। ओके, तो बेसिस, नाइट्रोजीनियस बेसिस की बात कर रहा हूँ, स्टिक आउट टू द साइड्स। ओके, और ये न्यूक्लियोटाइड्स किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। तो जैसे कि RNA पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, तो उसमें ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स की बहुत लंबी चेन होगी। न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं एक दूसरे से ज्वाइन होते जाएंगे और एक पॉलीमर प्रोड्यूस करेंगे। वो पॉलीमर किसका कहलाएगा? वो पॉलीमर कौन सा होगा? RNA कहलाएगा। ठीक है, और RNA में ऐसे सिंगल चेन होगी न्यूक्लियोटाइड्स की। मैं एक बात और आपको बताना भूल गया कि ये फैट है, ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड के जो पेंटोज शुगर के साथ बॉन्ड क्रिएट कर रहा है, तो ये जो बॉन्ड बना रहा है वो फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये जो बॉन्ड यहाँ पर बन रही है ये फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड कहलाएगी, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। ओके, जब एक फॉस्फोरिक एसिड या फिर एक फॉस्फेट ग्रुप सेम टाइम पर दो शुगर्स के साथ अटैच होगा तो वो फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये समझते हैं कि DNA के स्ट्रक्चर में न्यूक्लियोटाइड्स की 2 चेन्स एंटी पैरेलल कैसे होती हैं। एज वी नो DNA हैज़ 2 चेन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, तो DNA में जो है न्यूक्लियोटाइड्स की 2 फॉर एग्जांपल ऐसे चेन्स होंगी, और ये जो 2 न्यूक्लियोटाइड्स की चेन्स होंगी ये भी आपस में ज्वाइंट होंगी। कैसे ज्वाइंट होंगी? इन 2 चेन्स को जो है बेसिस ज्वाइन करेंगे, जो नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं वो ज्वाइन करेंगे। ठीक है, 2 चेन्स ऑफ DNA आर ज्वाइंड बाय नाइट्रोजीनियस बेसिस। RNA में जो नाइट्रोजीनियस बेसिस थे वो साइड पर थे, बट यहाँ इन नाइट्रोजीनियस बेसिस को ही काम करना है। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जो प्यूरिन्स होती हैं, जो प्यूरिन्स होंगे वो ऑलवेज ज्वाइन होंगे विथ पैरामिडीन्स। कभी भी प्यूरिन्स टू प्यूरिन्स ज्वाइन नहीं होंगे, कभी भी पैरामिडीन्स के साथ ज्वाइन नहीं होंगे। प्यूरिन्स ऑलवेज पैरामिडीन्स के साथ ही ज्वाइन होंगे, या पैरामिडीन्स ऑलवेज प्यूरिन्स के साथ ही ज्वाइन होंगे। और हमें मालूम है कि प्यूरिन्स में एडेनिन और ग्वानिन आते हैं,
एंड पैरामिडीन्स में थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल आते हैं, ठीक है। तो एडेनिन जो है वो ऑलवेज ज्वाइन होगा इस थायमिन के साथ, ग्वानिन वो ऑलवेज ज्वाइन होगा इस साइटोसिन के साथ। अच्छा, जो यूरेसिल है वो आरएनए में मौजूद होता है और थायमिन जो है आरएनए में मौजूद नहीं होता। सो एडेनिन जो है वो यूरेसिल के साथ ज्वाइन होगा इन आरएनए, लेकिन हम यहाँ पर डीएनए की बात करें तो जो एडेनिन होगा वो थायमिन के साथ ही ज्वाइन होगा। बेस पेयरिंग होती है वो स्पेसिफिक होती है। एक और बात याद रखिएगा कि जो बेसिस होते हैं, जो नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं, वो एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, ये याद रखिएगा आप, ओके। जो प्यूरिन है एडेनिन, वो ज्वाइन होता है थायमिन के साथ, ठीक है। तो आपने ये भी याद रखना है कि एडेनिन और थायमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती हैं और ये बॉन्ड उल्टा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल थायमिन बॉन्ड बना सकता है इस एडेनिन के साथ। ये चेंज होते रहेंगे, आपने बस ये याद रखना है कि कौन सा नाइट्रोजीनियस बेस किसके साथ ज्वाइन होता है। और जो ग्वानिन होता है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है, किसके साथ? साइटोसिन के साथ। हम ये भी कह सकते हैं कि जो साइटोसिन है वो तो 3 बॉन्ड, कौन से हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है, क्रिएट करता है, किसके साथ? ग्वानिन के साथ। तो ये भी आपने याद रखना है कि जो बेस पेयरिंग है वो स्पेसिफिक है, ऐसे स्पेसिफिक है, ठीक है। तो डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको पेयर करना है तो वो लाजमी एक दूसरे के ऊपर फ्लिप ओवर होंगे, और डीएनए में जो 2 स्ट्रैंड्स हैं वो लाजमी उनको एंटी पैरेलल होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एक ऊपर जाएगी तो एक जो है नीचे आएगी, और इनके बीच नाइट्रोजीनियस बेसिस के पेयर्स होंगे। तो यही सिलसिला चलता आ रहा है डीएनए में। अच्छा, अभी हम बुक में भी देखते हैं, थोड़ा बहुत बुक से भी समझते हैं। अब ये देखें, ये 2 स्ट्रैंड्स हैं डीएनए की, और ये दोनों ही एंटी पैरेलल हैं। एक यूं सीधी आ रही है तो दूसरी जो है उल्टी नीचे जा रही है, ठीक है। और ये दोनों चेन्स एक दूसरे के साथ अटैच हैं बाय नाइट्रोजीनियस बेसिस। फॉर एग्जांपल इस चेन का जो ये साइटोसिन है वो अटैच होगा, वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा इस चेन के ग्वानिन के साथ, ठीक है। और ये ग्वानिन इस साइटोसिन के साथ पेयर बनाएगा। ये थायमिन जो है इस एडेनिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा, ये एडेनिन इस थायमिन के साथ। तो ऐसे ही जो है 2 चेन्स होंगी डीएनए में, और दोनों ही जो है एंटी पैरेलल होंगी एक दूसरे के। एक फॉर एग्जांपल नीचे आएगी तो दूसरी ऊपर जाएगी, एक दूसरे के ऊपर फ्लिप ओवर करेंगे, और ये दोनों जो चेन्स हैं आपस में कनेक्टेड होंगी बाय नाइट्रोजीनियस बेसिस, ठीक है। हमने ये भी पढ़ा है कि कौन सा नाइट्रोजीनियस बेस किसके साथ पेयर करता है और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है। तो यही सिलसिला चलता आ रहा है डीएनए में, ठीक है। अब थोड़ा डिफरेंस भी देख लेते हैं डीएनए और आरएनए में। डीएनए है उसके पास डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर, जिसका फार्मूला है C5H10 एंड O4, ओके। और जो आरएनए है उसके पास राइबोज शुगर होती है। आरएनए कंटेन्स राइबोज शुगर, जिसका फार्मूला है C5H10 एंड O5, ओके। सो एक ऑक्सीजन का भी फ़र्क है इनमें, एक ऑक्सीजन डीएनए में कम है, इसी वजह से इसका जो नेम है वो डीऑक्सीराइबोज रखा गया। अच्छा, जो नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं डीएनए में वो हैं एडेनिन, जो कि पेयर बनाता है थायमिन के साथ डीएनए में, और ग्वानिन जो कि पेयर बनाता है साइटोसिन के साथ। तो ये चार नाइट्रोजीनियस बेसिस मौजूद होते हैं डीएनए में। और आरएनए में जो नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं वो हैं एडेनिन, जो कि पेयर बनाता है यूरेसिल के साथ। थायमिन जो है आरएनए में मौजूद नहीं होती, थायमिन की जगह ये यूरेसिल होता है, ओके, आरएनए में। और ग्वानिन सेम साइटोसिन के साथ पेयर बनाता है। डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर है। डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। देखें, डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ यूं होता है, ओके। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर गलत बन गया, यहाँ पर बनाता हूँ। सो डीएनए का कुछ स्ट्रक्चर यूं होगा, एंटी पैरेलल न्यूक्लियोटाइड्स की 2 चेन्स होंगी जो कि आपस में ऐसे पेयर बनाती हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होती हैं बाय नाइट्रोजीनियस बेसिस। जो आरएनए है वो उसके पास सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स की चेन होती है। सो आरएनए इज मेनली सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, ओके। कुछ यूं होगा आरएनए, ठीक है। अच्छा, डीएनए का सिर्फ एक ही टाइप होता है, डीएनए इज जस्ट वन काइंड। और आरएनए के 3 टाइप्स होते हैं, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए। राइबोसोमल आरएनए जो कि राइबोसोम का कंपोनेंट होता है, इट इज कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम। ट्रांसफर आरएनए जो कि अमीनो एसिड को कैरी करता है टू राइबोसोम्स,
अब किस लिए कैरी करता है? फॉर ट्रांसलेशन, वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है, सो इट कैरीज अमीनो एसिड टू राइबोसोम फॉर ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस। और मैसेंजर आरएनए जो कि इन्फॉर्मेशन कैरी करके आता है, कहाँ से कैरी कराता है? फ्रॉम डीएनए, और उसी इन्फॉर्मेशन से जो है प्रोटीन को सिंथेसाइज किया जाता है, ठीक है। सो मैसेंजर आरएनए कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए, और वो इन्फॉर्मेशन जो है इनकोड करती है प्रोटीन को, ओके, प्रोटीन सिंथेसिस। सो न्यूक्लिक एसिड इज़ कंप्लीटेड। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में अपने पेज की लिंक दे दूंगा, आप मुझसे मेरे पेज पर भी जो सवाल हो आपके वो पूछ सकते हो। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।